पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, अभाज्य, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सो देखो अभाज्य युग्म क्या होते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। अभाज्य युग्म क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। देखो बच्चों, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी हैं, अगर उसका HCF यानी कि मॉशॉप अगर एक आता है, ठीक है, अगर ऐसी दो संख्याएं, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, अगर ऐसी दो संख्याएं ली आपने जिनका HCF क्या आता है बेटा, एक आता है, तो उन दोनों संख्याओं को क्या कहा जाएगा, सहअभाज्य युग्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो अगर मैं 14 लूँ, ठीक है, 14 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 7, ठीक है, और चुकी करके लिखता हूँ ना, और मैं 35 लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5 सतह 35। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों में है, दो संख्या तो दोनों में देखना पड़ेगा ना, तो HCF 7 आ गया जो कि 1 के बराबर नहीं है। अर्थात क्या हुआ, 14 और 35 सहअभाज्य युग्म नहीं है। ठीक है, कारण दे दिया मैंने आपको। अब मैं आ जाता हूँ इस वाले में 18 और 25 में। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ 18 और 25 में। 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 देखो बेटा, यहाँ मैंने 18 लिखा, 2 नंबर 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, और दूसरा संख्या हमारे पास क्या है बच्चों, 25। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 बचे 25। ठीक है, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 दो बार है, और 25 5 दो बार है। ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में हो, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता उस स्थिति में जो HCF होता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, HCF 1 आ गया, इसलिए 18 और ये जो 25 है बेटा, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य युग्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चों हमारा दूसरा ऑप्शन है सेकंड नंबर, वो सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में करवा रहा हूँ आराम से। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योगफल निकालना है। सेकंड वाले में देखो बच्चों, हमारे पास दिया क्या है, दिया है द्विघात समीकरण। सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। द्विघात समीकरण हमारे पास 3x² माइनस के 4x बराबर 0। यहाँ ए के स्थान पर 3 है, x का पद है, माइनस x का गुणा कितना है, -4, यानी कि बी के स्थान पर माइनस के 4 है, अचर पद नहीं है यहाँ पर, यानी कि सी हमारे पास क्या है, 0 है। हमें क्या निकालना है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है, -b/e। ठीक है, तो माइनस बी कितना है 4 और ये कितना है 3, माइनस माइनस प्लस 4/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर 4/3। कह रहे समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप है, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, जो ऑप्शन दे रखा है उनकी विशेषता क्या होती है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बिल्कुल होती हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल होता है। इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से दोनों, ए भी होता है बी भी होता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से दोनों। ठीक है, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका मान आपको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं चौथे वाले का। चौथा वाला पे क्या बोला है, cos 60 गुणे cos 30 माइनस sin 60 sin 30। ठीक है,
ये चीज़ आ गई। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। तो √3 1 √3 2 दूनी 4, √3 1 √3 2 दूनी 4, सेम टू सेम घट गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, बहुलक, माध्यिका या मानक विचलन। मानक विचलन, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है वो बतानी थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दो बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 है। इन बिंदु से बने रेखाखंड की मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अरे यार, क्वेश्चन केवल मिस प्रिंट छपा है, ठीक है। सो एक बिंदु तो ये दे रखा है हमें, दूसरा बिंदु हम अपने से मान लेते हैं। अब ऑप्शन तो दिया मतलब नहीं रहेगा, फिर बी बिंदु मैं अपने से मान लेता हूँ 2,0 या 2,4 कुछ भी मान लो, ठीक है। इनका मध्य बिंदु निकालना है। टाइपर जो टाइप किया है ना क्वेश्चन, उसने गलत छाप दिया है। छठे पे आ जाओ। आपको ए बिंदु हमने माना है -8,0 और बी बिंदु हमारे पास है 2,0, ठीक है। ये हमारा रेखाखंड है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला, ठीक है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ठीक। हमें निकालना है मध्य बिंदु। बीचों बीच वाला जो बिंदु है माना उसके निर्देशांक x, y है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। x1 का मान है -8, x2 का मान है 2, y1 का मान है 0, y2 का मान भी है 0 बट्टे में 2। तो यह जगह -6/2 और यह है 0/2। 2 3 6, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0। तो इस तरीके से ज्ञात किया जाता है मध्य बिंदु को, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी गारंटी लेता हूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। यदि P और Q, यहाँ पर Q छूट गया है, दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P ये चीज़ है और Q ये चीज़ है, जबकि A और B अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम क्या होगा P और Q का, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, 7वां। सो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, P हमें दे रखा है AB² और Q हमें दे रखा है 1/3B, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो बच्चों, हमें सबसे पहले देखना है ए भी दोनों में है और बी भी दोनों में है। तो एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं। क्या लेते हैं, अधिकतम घात, नोट करके लिख लो। जो दोनों में हो उसकी अधिकतम घात ली जाती है। ए की अधिकतम घात 3, बी की अधिकतम घात 2। ये आपका आंसर आ गया, A3B², ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान क्या होगा। 8वां क्वेश्चन। देखो बच्चों, द्विघात समीकरण में क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण में दे रखी है 3x² - 6x + k = 0, ठीक है। मूल समान, यहाँ मूल समान है, उस कंडीशन का यूज़ करना है। तो पहले a के स्थान पर 3, बी के स्थान पर -6 और सी के स्थान पर k। चूँकि मूल समान है, जब मूल समान होता है तो विविक्तिकर का मान 0 होता है ना। विविक्तिकर का मान d = 0 होता है। तो यानी कि B² - 4AC का मान क्या है, 0 है। मान रखते हैं B का मान क्या है, -6, A का मान है 3, C का मान है k। तो यहाँ से आ जाएगा 36, 4 × 12 हो जाएगा। आगे हल करेंगे, ठीक है। तो ये 36 माइनस के 12 इधर के प्लस के 12, 12 के 36, 12 इधर गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 12 3 36। तो के का मान कितना आ गया, 3, ठीक। के का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आराम से हो गया।
अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे चित्र में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। ए के 10 है, ये सब 10 है, एच के 7 है, ए सी का मान ज्ञात करना है। ये जो ए सी है ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो देखो बेटा, दो त्रिभुज समरूप दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन है? नवा। मैं चित्र भी बना देता हूँ एक बार। ये है और ऐसा है कुछ, है ना। मान दे रखा है हमें क्वेश्चन में ए। पहले त्रिभुज का नाम दे दो। ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये के है और ये एच है। ठीक है। हमें क्वेश्चन में ए के हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और फिर बी सी कहाँ है? बी सी ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और एच के हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी का मान ज्ञात करना है, इस भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए एच की समरूप त्रिभुज ए बी सी के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ए एच बट्टे में आ जाएगा ए बी, एच के बट्टे में आ जाएगा बी सी, ए के बट्टे में आ जाएगा ए सी। ठीक है। अब देखो, आपको ए सी का मान ये वाला लेना पड़ेगा। आपको क्या पता है? एच के का मान पता है? पता है। देखो इन दोनों को ले लो। चूँकि एच के बट्टा बी सी किसके बराबर है? ए के बट्टा ए सी। एच के का मान कितना है? 7। बी सी का मान है 3.5। ए के का मान है 10 और हमें ए सी ज्ञात करना है। 3.5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 5 10, ए सी एक कम ए सी, 5 एक कम 5। तो ए सी हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है। तो ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। वृत्ताकार वलय है। ठीक है। उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है। देखिए, ये एक वृत्ताकार वलय है। ठीक है। ठीक है। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका आपको ना क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ, वृत्ताकार वलय। तो जो ये केंद्र है, ये जो अंदर की त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक दूसरी त्रिज्या है। ठीक है। और यहीं से लेकर देखो, अंदर की जो पहली त्रिज्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। और जो बाह्य त्रिज्या है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखोगे तो वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो जो स्मॉल आर है वो 7 सेंटीमीटर है और कैपिटल आर है 14 सेंटीमीटर। तो देखो, जब पूरे बड़े वाले वृत्त में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे सफ़ेद, तो ये जो डिज़ाइन टाइप दिख रहा है ये आपको वलय मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार वलय का क्षेत्रफल। वो क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। हल कर लेते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, छोटे वृत्त का पाई आर स्मॉल। पाई का मान 22/6 और बड़ा वाला आर 14 है तो स्क्वायर 14 गुणा 14, 22/7, 7 गुणे 7, 7 से 7 कटा, 7 दूनी 14, 22, 14 दूनी 28, 22 सत्ते 154। गुणा करो। ठीक है। गुणा करेंगे तो देखो बेटा, 28 और यहाँ 22 है, 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 616। 616 में से 154 घटा देंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, हासिल लिया 11 में से 5 घटाएंगे 6, तो यहाँ 5 बचा, 5 में से घटाएंगे 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है बच्चों? 11वां। ठीक है, हल कर दें 11वां। देखो बेटा, 1 से 15 तक सम संख्या बोला है, सम संख्याओं का समांतर माध्य, ये हमें निकालना है। तो सम संख्या कौन कौन सी है वो लिखनी है हमें। कौन कौन सी है? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं। प्लस करने के बाद कितनी संख्या गिनो? 1 2 3 4 5 6 7। 7 से भाग दे दो, जोड़ो। 14 और 6 ये हो गए 20, 20 और ये हो गए 20, 40, 50, 60। सही का जोड़ रहा हूँ ना। ये देखो 20 हो गया, ये 20, 40, ये 50, ठीक है, 50 और ये 56, 7 8 56। तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, आंसर कितना होगा? 8 होगा। तो 8 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हमें अब एक वृत्त दे रखा है और एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या जो है वो r है और वर्ग की भुजा जो a है। ठीक है, हमें क्या दिया है? हमें दे रखा है वृत्त का परिमाप। किसके बराबर दे रखा है? वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, 2 दूनी 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ से आप a का मान निकाल लो, तो a का मान आ जाएगा πr। ये 2 गुणे में तो बट्टे में, ये a का मान आ गया r के पदों में। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं आपसे कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बट्टे में, और फिर वर्ग का क्षेत्रफल, ये आप ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, चलो ये तो πr² है। a का मान क्या है? πr/2 स्क्वायर कर देंगे, भुजा का वर्ग है। a का मान रख दिया। ठीक है, यहाँ से उठाकर a का मान रख दिया। तो ऊपर तो चलो πr² है, नीचे पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, बट्टे वाला क्या आ जाता है ऊपर। तो ये हो जाएगा 4πr², π² r² से r² कैंसिल, ऊपर 4 बचा, एक पाई का कट जाएगा, बट्टे पे पाई। ठीक है, तो पाई का मान रख देंगे। जनरली पाई का मान क्या लिया जाता है? 22/7, क्योंकि ऑप्शन में देखोगे तो पाई नहीं है, तो पाई का मान रखा गया है। तो पाई का मान हम रखते हैं 22/7। बट्टे के साथ कहाँ जाएगा? ऊपर। अच्छा, बट्टे का 7 ऊपर आ जाएगा ना, तो नीचे 22 रहेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम, 7 दूनी 14, बट्टे 11। तो आंसर आ जाएगा 14/11। ठीक है, 14/11। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? कितना शानदार क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का लेवल देख के आइडिया लगा रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट। मैं छाट के लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाले वर्ग के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले, अंतर्गत बोला है ना, इसके अंदर खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये इसके अंतर्गत वृत्त बना दिया। ठीक है, ये वृत्त की क्या हो गई?
त्रिज्या है और ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, सो आपको आइडिया लग गया मैं किस चीज़ के लिए वैसा कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। भुजा 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। चूँकि वर्ग की भुजा ए बराबर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये देखो ये पूरा व्यास हो जाएगा इसके लिए। इसलिए वृत्त की त्रिज्या आर क्या होगी, 6 की आधी हो जाएगी। त्रिज्या जो होता है व्यास की आधी होती है, तो 3 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान 3 है, तो 3 3 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, ये आपको बताना है। अच्छा जी, चलिए करते हैं। शंकु का छिन्नक की बात कर रहा है आपसे। देखो बेटा, ये छिन्नक है, ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, छिन्नक है। सो आप देख सकते हैं, कह रहे हैं एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे है, जिसको ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 और 8 है। एक 38 है, ये वाला 38 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये वाला 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। ठीक है, लिटरली हमारे पास क्या है, हाइट 40 सेंटीमीटर है, R1 38 सेंटीमीटर का है और R2 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जो शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई L है, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला लगाना है बस यहाँ पर। तो तिर्यक ऊंचाई जो फॉर्मूला होता है बेटा, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, h कितना है 40 स्क्वायर, R1 है आपका 38, R2 है 8 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 1600 और 900, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2500। 25 का वर्गमूल होता है 5 और डबल 0 है तो 1 आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई है एक बेलनाकार पेंसिल, निम्नलिखित का किसका संयोजन है? तो देखो, जो पेंसिल होता है, पेंसिल जो होता है किस रूप में होता है? 15वां क्वेश्चन, नुकीला पेंसिल है, ये ऐसा है होता है और सामने से ऐसी होती है ना, सामने से ऐसी होती है। तो ये जो पेंसिल होता है ये क्या है बेटा, ये क्या है आपका शंकु, और ये वाला पार्ट क्या है आपका बेलन। तो जो पेंसिल होता है वो शंकु और बेलन का टोटल हिस्सा होता है। एक शंकु और एक बेलन, शंकु का छिन्नक एक बेलन, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, एक शंकु और एक बेलन। ठीक है, शंकु और बेलन। अगला क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, मैं DI निम्नलिखित के E से विचलन है। जो D होता है, ठीक है, D क्या होता है बेटा, D जो होता है वो होता है x माइनस ए। D क्या होता है, x माइनस ए होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये क्या होता है, x क्या है आपका, x आपका होता है वर्ग चिन्ह, और ये क्या होता है आपका कल्पित माध्य। ठीक है ना, तो D बेसिकली क्या होता है, वर्ग चिन्ह में कल्पित माध्य का अंतर होता है। तो आपसे पूछ रहे हैं वर्गों की निम्न सीमाएं, वर्गों की ऊपरी सीमाएं, वर्गों की मध्य बिंदु, वर्ग चिन्हों की बारंबारता है। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा।
ठीक है, वर्गों के मध्य बिंदु तो ये होते नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वही दोबारा आ गया, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं। 8 आएगा, अगर 8 18 है, साइन ए का मान 4/5 है तो टेन ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन में आ जाओ, हमें दे रखा है साइन ए 4/5, हमें निकालना है टेन ए। ठीक है, आप जानते हैं टेन ए क्या होता है, साइन ए बट्टे कॉस ए। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला भी पता है कि कॉस ए क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर है। जब साइन पता है तो इसी का फार्मूला लगाओ, साइन की वैल्यू रख देंगे 4/5 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का वर्ग 25, लॉस ऑफ ले लोगे 25, एलसीएम आ जाएगा 25 से कम 25 माइनस 16, इसको हल कर दिया, 25 में 16 घटाएंगे 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का 5, तो ये कॉस का मान मुझे मिल गया। अब ये मान उठा के रख दो यहाँ पर, साइन का मान कितना है 4/5, कॉस का मान है 3/5, इसके बट्टे 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा। ठीक है, देखो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको और इसको जोड़ोगे तो 90 आ रहा है, तो ठीक है, तो इसका मान 1 है। इससे पहले वाला 88 आएगा, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा। ठीक है, सिंपल सा, एक सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि हल करके तो दिखाना नहीं होता है वहाँ पर, बस आपको आंसर बताना करेक्ट। तो ये लॉजिकल प्रॉब्लम में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, इसमें 1 आएगा आंसर। इस समीकरण का हल क्या होगा, x के 2 जो मान आएंगे ना, x के 2 हैं, तो क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां, तो इसको हम हल करते हैं। ठीक, 20वां प्रश्न है, क्या है बोल रहे, हल कीजिए। x² बराबर है 11x माइनस के 28। ठीक है, सो हम क्या करेंगे बच्चों, x² प्लस के इधर के माइनस और माइनस के इधर के प्लस, इधर कुछ नहीं तो 0, सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसे तो आप करते ही आ रहे हो, ठीक है, इसको गुणा करने में इतना है, जोड़ने में इतना, वो सब तो आपको आता ही है। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ आपको, कि आपको ऑप्शन से कैसे पता लगाना है कि ये सही आंसर है या नहीं। देखो सबसे पहले x की जगह पे 7 रख के देखो, पहले ऑप्शन पे ये मेथड ट्राई कर लो, x की जगह पे 7 रख के देखो, अगर इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह उसका हल है, नहीं तो नहीं है। 11 गुणा 7 और इधर 28, 7 49, 11 77 28। ठीक है, 8 और 9 17 और 4 2 6 और 1 7, तो देखो ये तो 0 बना रहा है। 7 तो इसका हल है, 7 इसका हल है। अब चेक करो 4 इसका हल होगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 भी रखो, डायरेक्ट 16, 11 चौके 44 और ये 28, 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 1 4। अरे भाई साहब, पहला ऑप्शन ही सही हो गया, बिना हल किए पहला वाला आंसर है इसका। तो इस तरीके से जो ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, चेक करने पर चेक वाला मेथड है। ठीक, तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुविकल्पी मैंने आपको बता दिए पूरे बुक के, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिनकी गारंटी दी जा सकती है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और इस टाइप के मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है।